अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ की कश्ती में उसके अपने ही मुसाफिर शगाफ डाल रहे हैं। बानी पीटीआई के जेल में जाने के बाद पार्टी इख्तलाफात की वजह से कमजोर होती चली जा रही है। कभी पार्टी में वकला एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो कभी वकला और सियासी रहनुमा एक दूसरे से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कभी वो रहनुमा जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनके नित नए तनाज़ात सामने आ रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब पीटीआई को हर सियासी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत से मुज़ाकरात से मुंह मोड़ना हो, या फिर बैकडोर राब्तों में ब्रेक थ्रू ना मिलना हो, या फिर चाहे आर्मी चीफ का इनकार हो, इन सब में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ को आपस की मज़ामत का भी सामना करना पड़ रहा है। सियासी हल्के तो पीटीआई की नाकामियों को आपस की नाइत्तफाकी से जोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी क़यादत हो या दीगर सियासी रहनुमा या वकला सब अपनी डेढ़ ईंट की इमारत बनाने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पार्टी की बुनियादें खोखली हो रही हैं। जैसा कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला ठंडा नहीं हुआ था, इस दौरान फवाद चौधरी और शुएब शाहीन में हाथापाई की नई दास्तान सामने आ गई, जिसने बहरहाल पार्टी के दरो दीवार हिलाकर रख दी है। अब इस लड़ाई की वजह फवाद चौधरी ये कहते हैं कि शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई का नाम लेकर टीवी प्रोग्राम में कहा था कि फवाद चौधरी भगौड़ा है। इसके बाद मैंने बानी पीटीआई से इस बात की तस्दीक की तो उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने शुएब शाहीन बानी पीटीआई का नाम लेकर ऐसी बातें ना किया करे। बानी पीटीआई के कहने पर अब हमारे दरमियान सुलह हो गई। अब ये कोई पहला मौका नहीं है जब फवाद चौधरी ने किसी पर हाथ उठाया, क्योंकि रिपोर्टेडली एलिजिडली अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन बाहम दस्तों गरेबा हुए, और एलिजिडली फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन के मुंह पर तमाचा रसीद किया। इससे कबल फवाद चौधरी ने 5 जनवरी 2020 को भी ऐसी इतला थी कि शादी की एक तकरीब के दौरान एक टीवी एंकर को थप्पड़ रसीद किया है। फिर जून 2019 में भी उन्होंने एक और एंकर को थप्पड़ रसीद किया। यानी फवाद चौधरी कई बार अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके, इस बार भी उन्होंने शाहीन पर हाथ उठाया। अब शुएब शाहीन का कहना है कि फवाद चौधरी एक भगौड़े हैं जिनको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। सारे मामले पर नईम हैदर पजौता के बकौल बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान लड़ाई की इत्तला मिलने पर दुख का इजहार किया। उन्होंने भी दावा किया कि यह मामला हल हो गया है, क्योंकि बानी पीटीआई ने दोनों के दरमियान सुलह करा दी है। लेकिन शुएब शाहीन इस बात की तरदीद कर रहे हैं। अब जाहिर है शुएब शाहीन फवाद चौधरी के थप्पड़ की वजह से गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और जब फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मारा तो उस वक्त और भी लोग वहाँ मौजूद थे। इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन पर पहले हाथ उठाया। इस हवाले से अब फवाद चौधरी को थप्पड़ मारने पर अपने भाई फैसल चौधरी की जानिब से न सिर्फ तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पार्टी की सियासी कमेटी की जानिब से भी शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। फैसल चौधरी अपनी ट्वीट में कहते हैं कि इस वक्त जब मैंने बानी पीटीआई के मसले पर मुकम्मल तौर पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की हुई है, ऐसे में फवाद चौधरी साहब को ज़ाती लड़ाइयों में मुलव्वस होते देखना दर्दनाक है। फैसल चौधरी मजीद लिखते हैं कि पार्टी के लोगों पर फवाद चौधरी के हमले न सिर्फ गैर ज़रूरी हैं बल्कि बेफ़ायदा भी हैं। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं इसकी हिमायत नहीं करता। फैसल चौधरी के अलावा पार्टी की सियासी कमेटी फवाद चौधरी के इस थप्पड़ को पूरी तमाचा तस्वुर कर रही है। पीटीआई सियासी कमेटी ने फवाद चौधरी और पार्टी के वकील रहनुमा शुएब शाहीन के दरमियान झगड़े पर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि फवाद चौधरी का हमला एक मुजरिमाना इक़दाम है, और माजी में भी ऐसे कई वाक़यात फवाद चौधरी से मंसूब हैं। पीटीआई की सियासी कमेटी फवाद चौधरी के नफरत अंगेज़ रवैये की मजम्मत करती है और शुएब शाहीन की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत का ऐलान करती है। सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि फवाद चौधरी किसी फोरम पर खुद को पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पर पेश करने के मजाज नहीं है। अब सियासी कमेटी के इस बयान के बाद फवाद चौधरी पार्टी रहनुमाओं पर मुसलसल इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक रहनुमा शेख वकास अकरम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में इल्ज़ाम आयद किया कि सलमान अकरम राजा, शेख वकास और रऊफ हसन जाली अकाउंट चला रहे हैं, जिन्होंने बानी पीटीआई और पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि शेख वकास अकरम ने अफगान मुजाहिदीन को असलहा सप्लाई करने के धंधे से करियर का आगाज़ किया। शेख वकास ने परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ इलाही, फरियाल तालपुर, हमजा शहबाज से पैसे बटोरे। उन्होंने मजीद देखा कि शेख वकास अकरम अब तहरीक इंसाफ की फंडिंग सूबाई बजट पर जो है वो ऐश कर रहे हैं। फ्रॉड का अंदाज़ा लगाएं कि पीटीआई में सेक्रेटरी जनरल मुंतखब ओहदा है। फवाद चौधरी ने कहा कि सलमान अकरम राजा खुद को सेक्रेटरी जनरल कहकर फंड्स ले रहे हैं। सलमान अकरम ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली। सलमान अकरम राजा ने पनामा से लेकर हुदैबिया तक हर गंदे काम में मुआवन और पार्टनर का किरदार अदा किया। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि सियासी कमेटी के तीसरे रुकन रऊफ हसन हैं, जो सारी उम्र तनख्वाहदार एजेंट रहे हैं। रऊफ हसन ने 5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम पीटीआई से तनख्वाह के तौर पर वसूल कर ली है। आखिर इनकलाब मुफ्त तो नहीं आता। अब बहरहाल फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की लड़ाई देखें या फिर सियासी कमेटी और फवाद चौधरी के दरमियान उलझाव को देखें तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी में तकसीम इतनी जिसको रोकना शायद अब पीटीआई के अपने बस में लग नहीं रहा है। सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम यूसुफजई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बड़ा सादा सा सवाल है, केपी फ्रंट पे सबसे पहले तो हुकूमत ने यह फैसला किया कि वफ्द भेजा जाएगा अफगानिस्तान, जो जरगे में पार्टिसिपेट करेगा, कोई इंगेजमेंट होगी।
ये कहेगा कि ये सब मामला वफाक को ऑन बोर्ड लेकर कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कर पाएगा ये वफ्द? और दूसरा ये कि जब आपका अपना डिसीजन है तो क्या मरकज़ के साथ तनाव में इजाफा नहीं होगा इस फैसले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, कोई तनाज़े की बात तो इसलिए नहीं है कि कोई ऐसा कोई मायदा नहीं हो रहा है कोई जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, या कोई मतलब ऐसे कोई सच नहीं हो रहा है। सिर्फ ये है कि हमारा चूंकि बॉर्डर लगा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, और वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, चूंकि हमारा एक ही हम ज़बान बोलने वाले लोग हैं, तो शायद जो जरगे का जो मेन मकसद है वो ये है कि उनसे बातचीत की जाए, और ये चीज़, इसका सिलसिला रुकना चाहिए। तो इसके अलावा कोई तो यूसुफ साहब इस पे कंसर्न क्वार्टर्स ऑन बोर्ड है? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि बैरिस्टर सैफ साहब इसको लीड कर रहे हैं, तो शायद ज़रूर कंसर्न क्वार्टर जो है, क्योंकि उनके बगैर तो होता भी नहीं है। लेकिन ये कि जो बार बार हमें ताने दिए जाते हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से कि जी यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम खुद तो नहीं लड़ सकते हैं ना। लड़ने वाले भी हमारी फोर्सेस हैं, हमारी फौज है, हमारे जवान हैं, हमारे वो भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इसके लिए देखें, अफगानिस्तान तो हमारा एक ब्रदर मुल्क है ना, और हमसाया मुल्क है, तो उससे बातचीत तो हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर वफाकी हुकूमत इसमें कमज़ोरी दिखा रही है या किसी ख़ास वजह से खामोश है, तो सूबाई हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है, तो मेरे ख्याल से इसको सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि इससे कोई देखिए जी, तनाज़ा अनटिल और अनलेस दिस इज फॉर अ गुड कॉज, और अगर उसके ऊपर कंसर्न क्वार्टर्स भी ऑन बोर्ड हों, सेम पेज पे हों, ये तो कौमी सलामती का मामला है और जाहिर है ये हमारा स्ट्रेटेजिक फ्रंट है, तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर आप ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं कंसर्न क्वार्टर्स ऑन बोर्ड होंगे। यूसुफ जई साहब, अब एक और तनाज़ा भी है, और वो तनाज़ा विद इन PTI है। फवाद चौधरी साहब ने तो शुएब शाहीन साहब से शुरू किया था, लेकिन उसमें शेख वकास अकरम, रऊफ हसन और बड़े नाम उन्होंने ले लिए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो एक दूसरे पर तानाजनी तशनाजनी हो रही है? ये वो फलाह का टाउट है और वो फलाह का टाउट है। मुस्कुरा रहे हैं देखिए, ये आप, बस आप हंस रहे मैं हैं। इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो पार्टी में नए आए, शायद उनको इस बात का इल्म नहीं है कि अगर आधी पार्टी के लोग भी चले जाए ना, आधी लीडरशिप, इस वक्त जो लीडरशिप है, अगर वो आधे भी चले जाए तो पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कि वोट इमरान खान का है, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। और कोई अगर ये समझता है कि उसकी वजह से पार्टी है, तो ये गलतफहमी में है। और अगर इनफरादी कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो ख़त्म कर किया जाए। इससे इसको पार्टी का झगड़ा नहीं कहना चाहिए, ना ये कहना चाहिए कि जी पार्टी डिवाइड है। कोई पार्टी डिवाइड नहीं है। अगर कोई बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई और कर रहा है, तो ठीक है, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि हम ये कहें कि जी पार्टी में ग्रुप बंदी है या इस तरह की बात। नहीं, लेकिन फवाद चौधरी साहब तो बड़े देरीना रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहे और फिर वफाकी वजीर रहे, बानी PTI के बहुत करीब रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर लोग ऐसे हैं जो को फेक अकाउंट्स चलाते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉज को बहुत डैमेज कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये फिर बड़ी संजीदा नौइयत की बात है और इसके ऊपर प्रॉब होनी चाहिए? देखिए, सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक है, ज़ाती चपकलिश भी है, ज़ाती वो भी है। इसमें पार्टी का कोई वो नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें पार्टी इन्वॉल्व हो जाए। अगर किसी का है, किसी के पास सबूत है, सबूत लेकर आ जाए, बता दे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है या है। पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है और इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। बाकी जो लोग भी, मैंने आपसे कहा कि आधी ये जो मौजूदा क़यादत, आधी अगर पार्टी छोड़ के भी चले जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पार्टी पर। इसलिए जो अगर ये पार्टी के अंदर कोई इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको अपने बयान पे नजरसानी करनी चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना बयान आप फवाद चौधरी साहब को रेफर कर रहे हैं कि उनका बयान जो है गैर जिम्मेदाराना है? नहीं, फवाद चौधरी साहब तो अभी दोबारा पार्टी में आए नहीं है ना। मैं तो अपने विद इन पार्टी बात कर रहा हूँ कि जो भी बयान दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो गलत है। बयान इस तरह नहीं देने चाहिए। जिसको बात करनी है पार्टी के अंदर बात करें। पार्टी का अपना एक फोरम होता है, और ये जितने लोग हैं सारे पार्टी में, इनकी कोई ना कोई हैसियत है और पार्टी के अहदेदार हैं। बाकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो भी बात करनी होती है की जा सकती है। लेकिन जो बंदा मीडिया पर आ जाए और वो अपनी बात मीडिया के ऊपर करे, तो उसका वो इस्तिकाक ख़त्म हो जाता है पार्टी का। फिर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। देखिए, अडयाला जेल गेट नंबर 5 पे जो इंसिडेंट हुआ, और रिपोर्टेडली फवाद चौधरी साहब ने शुएब शाहीन साहब को थप्पड़ मारा, रिपोर्टेडली एलिजिडली ऐसा हुआ है, आप समझते हैं ये जस्टिफाइड है?
नहीं नहीं, कौन जस्टिफाई कर सकता है? वो तो फैसल चौधरी ने भी कहा है कि जी मैं इसको एंडोर्स नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से गलत है। देखिए, हाथ उठाने और इस तरह की चीजें जो है ना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आपने दलील दलील से बात करनी है। दलील से बात जो होती है वो ज्यादा असर रखती है और उसका देरपा होती है। अगर आप एक थप्पड़ मार दें या उससे, तो वो तो उससे तो कोई वो नहीं होता है। देखिए, पहली बात तो ये कि इसको पार्टी के साथ क्यों रेफर किया जा रहा है। अभी देखें, फवाद चौधरी साहब अभी तक पार्टी में वापस आए नहीं है। हाँ, इमरान खान उनको लेते हैं नहीं लेते हैं ये तो उनका अपना वो है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। सिर्फ उनकी हमदर्दी है पार्टी के साथ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अभी भी अपने आप को पार्टी के साथ नथी कर रहे हैं और पार्टी के साथ पार्टी के लिए बोल रहे हैं। लेकिन उनकी जो व्यूज है, जो मुतनाज़ा बयानात आ रहे हैं, उससे शायद इत्तेफाक ना हो हमें। और बाकी शुएब शाहीन साहब है, वो बता सकते हैं कि क्या वाकया हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। सर, एक डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ शेर अफजल मरवत साहब के अगेंस्ट। आपको लगता है कि ऐसे एक्शंस अब हमें देखने को मिलेंगे और कुछ और लोग भी हैं जिनको कॉर्नर या साइडलाइन किया जाएगा या पार्टी से निकाल बाहर किया जाएगा? नहीं, वैसे तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तोड़ेगा तो फिर डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। और शेर अफजल मरवत ने भी कोई, उसको भी जब पार्टी ने निकाला है या कोई एक्शन लिया है तो वो किसी करप्शन पे नहीं लिया है, किसी गद्दारी पे नहीं लिया है। सिर्फ उनके जो बाज़ी बयानात थे या उस हवाले से लिए। लेकिन मेरी रात को बात हुई है शेर अफजल मरवत साहब से, मैंने रिक्वेस्ट की है उनसे कि थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें पार्टी की खातिर। ऐसी कोई मुतनाज़ा बात ना करें जिससे उनके लिए मुश्किलात पैदा हों। तो हो सकता है उनको वापस भी लिया जा सकता है, लेकिन वो तो खान साहब के ऊपर डिपेंड है कि उनको ये बावर दिलाया जाए कि जी जो कुछ हो रहा है वो पार्टी को अंदर तोड़ने के लिए नहीं है, ग्रुपिंग के लिए नहीं है। तो तब जाके मामला ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपको लगता है अल्टीमेटली कुछ और स्ट्रक्चरल को मेजर चेंजेस केपी लेवल पे आ रही हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर केपी की तब्दीली? नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का कोई ऐसा बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर पे इमरान खान का मुकम्मल एतमाद है। और इस वक्त जो पार्टी की लीडरशिप है उनका और वज़ीर आला के दरमियान ठीक ठाक अच्छे ताल्लुकात हैं, कार्डियल रिलेशन है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोपेगेंडा छोड़ा जा रहा है। खुद तो हुकूमत कुछ कर नहीं सकती है, नाकामी की तरफ जा रही है। लेकिन ये मुसलसल एक शोशा छोड़ा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग है, तहरीक इंसाफ में मामलात ख़राब हो रहे हैं और पार्टी और वज़ीर आला के दरमियान इख्तिलाफ है। बिल्कुल मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। सारे एक पेज के ऊपर हैं, सबको इमरान खान का एतमाद हासिल है। जिस दिन इमरान खान का एतमाद हासिल नहीं होगा उस दिन ना वज़ीर आला रहेगा, ना सूबाई सदर रहेगा, ना मरकजी चेयरमैन लेकिन रहेगा। देखिए यूसुफ जी, सब कुछ सिग्नलिंग होती है, कुछ इशारे होते हैं, जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का स्टेटमेंट खत के मामले के ऊपर। उसके बाद लगता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो खासी कॉन्फिडेंट है, हत्ता कि नवाज शरीफ साहब जो खासे खामोश थे उन्होंने भी चुप का रोज़ा तोड़ा है और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर से तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और फिर उनको देखते हुए आज चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करप्शन और दीगर का जिक्र और बैड गवर्नेंस का जिक्र किया है। देखिए, अगर हुकूमत की आप परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस तो आपको कोई नजर नहीं आएगी उनकी। और सिवाय इसके कि कर्जे ले लिए हैं 2 सालों में तकरीबन कोई 27,000 सर, अरब वजीर का आजम कर्जा कह रहे हैं लिया। कि महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई। अप्रैल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, अप्रैल 2022 से लेके 30 दिसंबर तक 2024 तक इन्होंने 22,000 का कर्जा लिया है। $1 अरब का कर्जा अब मजीद ले रहे हैं और कोई 20 अरब के करीब जो है, ये जो तेल की जो वो है वो एडजस्टमेंट हो रही है। तो ये तो देखें, कर्जों पे तो मुल्क नहीं चलता ना, आप उसको तरक्की कह सकते हैं। आपकी अपनी जो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपके पास रेमिटेंसेस बढ़ेंगे, आपके पास डॉलर आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो फिर आप कह सकते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं, यहाँ से तो रुपया पैसा सारा बाहर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रही है, इन्वेस्टर जा रहा है। इन हालात में जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है तो कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा। फिर आपके अपने 187, ये ट्रिब्यून की रिपोर्ट है परसों की, कि 187 जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो पंजाब के अंदर शट डाउन हो गई हैं। तो मतलब ये कि अब कोई ग्राउंड तो बताए ना कि जी इससे तरक्की आ रही है हमें। तो मुझे तो नहीं ख्याल है। फिर चीनी देखें 120 से 160 पे पहुंच गई है 2-3-4 दिनों में। आप खुदा के लिए इनसे कहें कि सिंगल डिजिट और डबल डिजिट की बातें ना करें, वरना ये माफिया दोबारा उठ गया है। अब करें ना, ये जो हमें कहते थे कि शुगर माफिया है, फला माफिया है,
अब किन को इन्होंने पकड़ा है, किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो अब 120 से यूसुफ साहब लास्टली इस हफ्ते में 160 पे पहुंच गई। सर लास्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असद कैसर साहब के बकौल जो स्पीकर वाला चैनल था जो कहीं खुला हुआ था उसको भी बंद करने का फैसला कर लिया। उससे पहले जो गवर्नमेंट की पार्लिमानी कमेटीज हैं जो मुज़ाकरात के हवाले से कमेटीज बनी थी उससे तो बाहर आए थे, तो अब व्हाट ऑप्शंस पीटीआई इज लेफ्ट विद? देखिए मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे अब बंद होने चाहिए, उसकी तरफ अब नहीं देखना चाहिए। जो काम करना है वो है ग्रैंड अलायंस, अपोजिशन का जो जितनी पार्टियां हैं उनको मुतहद किया जाए, इसी पे फोकस होगा। और ईद से पहले चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ा खलीज रहा है, बहुत बड़े इख्तिलाफात रहे हैं, तो उनके बीच में थोड़े से मसाइल हैं, लेकिन वो भी कुछ नुकात ऐसे हो सकते हैं जिस पे हम मुतहद हो सकते हैं। जैसे उनका जो क्या इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन की का जो डिमांड है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, वो हम भी चाहते हैं। इसी तरह वो भी चाहते हैं कि ये हुकूमत नाजायज ख़त्म होनी चाहिए, हम भी ये कह रहे हैं। तो 2-3 नुकात तो ऐसे हैं जिसपे हम ग्रैंड अलायंस बन सकता है और उसी को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला होपफुली मुझे उम्मीद है कि ग्रैंड अलायंस बन जाएगा। और एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बयानबाजी शुरू हुई है, जिसमें एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहा है कि आपका मैंडेट जाली है, वो कहते हैं आपका मैंडेट जाली है। वैसे कह तो दोनों सही रहे हैं, ये पहली मर्तबा सच बोल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब अगर इन दोनों का मैंडेट जाली है तो फिर तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि ज़्यादा अरसे तक ये चलने वाले नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने राय अलग कर रही है इसलिए कि ये तो डूबती हुई किश्ती है नून लीग की जो हुकूमत है, तो इसमें कौन सवार होगा? तो पीपल्स पार्टी तो मेरे ख्याल से हट जाएगी। जिस दिन पीपल्स पार्टी हटेगी धड़ाम करके ये हुकूमत गिर जाएगी। तो इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि ईद से पहले ये हुकूमत चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामान में खिताब कर रहे थे और एक तरफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की पीटीआई बात कर रही है मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने की, और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने आज पार्लियामान में केपी गवर्नमेंट को खासा क्रिटिसाइज़ किया है। और आज ही जो केपी हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को जल्द अज जल्द लगाने का कोर्ट से मुतालबा भी किया है। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात भी कर रहे हैं, एहतजाजी तहरीक चलाने की बात भी कर रहे हैं। ये सब कैसे कामयाब हो पाएगा और हुकूमत क्या वाकई इसको लेके कोई ख़तरा महसूस कर रही है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने केपी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया कि 26वीं आईनी तरमीम का सबसे पहले फैसला किया जाए, कोर्ट में जो पटिशन लगी हुई है उसको सबसे पहले टेकअप किया जाए और उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट और दीगर मामलात आगे चलने चाहिए। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता कोर्ट में तब तक जितने भी फैसले होंगे सब कंट्रोवर्शियल होंगे। और साथ ही जो जुडिशल कमीशन इजलास है उसके अंदर जो बायकॉट का मामला है वो क्यों हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें क्या किरदार था उस पर भी बात की है। क्या कह रहे थे बैरिस्टर गौहर, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखा है। तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हुआ हो बायद अदालत के सुप्रीम कोर्ट, तब तक जजिस की तयनाती ना हो। लेकिन चूंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, वोट के जरिए से कमीशन आगे बढ़ा और तयनाती हुई। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो और वो प्री 26वीं तरमीम के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो वो जज साहिबान सारे के सारे बैठे और वो उन पे फैसला करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की बात भी करती है और जब ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात हो तो ऑपोजिशन की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जमीयत उलमा इस्लाम फे। आज जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नेशनल असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर जो मशवरा दिया है ख़ास तौर पर ट्रेरी बेंचेस की तरफ इशारा करके वो बैठ के बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करने का है। क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। मज़ीद आजमाइशों की तरफ न धकेला जाए, ये मुल्क नई आजमाइशों का मुतहम्मिल नहीं है। पॉलिसियाँ सियासतदानों के हवाले की जाएं, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए, गलतफहमियाँ दूर की जाएं, हर कदम जंग की तरफ बढ़ाने की बजाय हमारी शनाख्त ये होनी चाहिए कि हमारा हर कदम अमन की तरफ बढ़ रहा है।
इस वक्त सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौलाना की गुफ्तगू भी आपने सुनी, बैरिस्टर गौहर ने जो पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस केपी हाउस में की वो भी आपने देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर सतह पे जो मुज़ाकरात हैं उनसे बाहर आके अब ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस बनाने की बात कर रही है, साथ ही मुतालबा कर रही है कि 26वीं आईनी तरमीम का सबसे पहले फैसला किया जाए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत कोई दबाव महसूस कर रही है या कोई इन डेंजर है ऑपोजिशन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक है हुकूमत का तहरीक इंसाफ के हवाले से, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है वो बहुत अब मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हैं। और हुकूमत जो डेंजर जोन था, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अर्लियर, वो अब नहीं रहा। क्योंकि एक अवामी जो ताकत है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में एक ड्रास्टिक जो है वो कमी आई है, जो कि ख़ुद तहरीक इंसाफ जो है वो उसको इल्म है। क्योंकि बलूचिस्तान में वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, सिंध में उनका नामो निशान नहीं है, और पंजाब से आपको पता है सपोर्ट ज़ीरो हो चुकी है। और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं, बावजूद इसके कि वहाँ हुकूमत उनकी है। लेकिन मौलाना ने जो दो सूबों की बात कही उसके अंदर ज़ाहिर है एक बलूचिस्तान है और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है, तो दोनों की हुकूमतों के ऊपर कड़ी तनकीद है और मौलाना की जानिब से भी है। अब देखना यह है कि जो मौलाना फजल रहमान वो बिल्कुल मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए एक थ्रेट है। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब उनसे मिलने भी गए और मौलाना का घर जो है वो एक दफ़ा फिर जो सियासी तंजीमों की अमाजगाह बन गया, एक उनका एक बैठने का ठिकाना बन चुका है और आए दिन कोई ना कोई जाता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से जब फवाद चौधरी जैसे लोग जाएंगे तो फिर जिनको अभी अपने तंजीम के अंदर सपोर्ट नहीं है, तहरीक इंसाफ के अंदर आपको मालूम है जिस तरीके से वो भागने वाले सबसे पहले आदमी थे जब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर गए, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके इल्म में है। और फिर अब उनकी जो वापसी है, फिर उनके भाई जो हैं वो इस टाइम पे वकील बने हुए हैं खान साहब के, और मेरे ख्याल में उस पर भी बहुत सारे तहरीक इंसाफ के अंदर जो एतराज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मौजूद हैं। तो इस टाइम पे हुकूमत जो है वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है वो मेरे ख्याल में पुरसकून है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि आपको याद है आप ही के प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी कि जब तहरीक इंसाफ की तलवार जो है इनके ऊपर से लटकना बंद होगी तो आपस में पीपल्स पार्टी और इनकी महाजराई शुरू होगी। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से गवर्नर साहब ने जो पंजाब के हैं उन्होंने सरदार सलीम साहब ने पहले एक दफ़ा बात की और एक मेरे ख्याल में एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसकी जद में वो खुद भी और उनकी पार्टी के लोग भी आ जाते हैं। तो दूसरी जानिब आज भी उन्होंने एक बात कही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपस की जो चपकलिश है, ये चपकलिश तो चलती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ जो है उनकी दोस्ती याराना और एक हुकूमत के साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स जिसके अंदर जो है वो सदर, दो सूबों के गवर्नर, बलूचिस्तान की हुकूमत और साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला। मैं जरा इस तरफ आता हूँ, ये जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स चल रहा है बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, लेकिन उससे पहले ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बातें हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा की फैक्टर है इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में अगर वो बनता है। लेकिन मौलाना ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो बात की है वो तो बैठकर बातचीत करके मामले को हल करने की तरफ जाने का कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर सतह पे मुज़ाकरात से बाहर आ चुकी हुई है। तो आपको लगता है कि ये आपस में कोई एनेक्स हो सकेंगे या कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बना सकेंगे? देखिए ना, तहरीक इंसाफ को ज़रूरी है कि वो अपने कारकुनों को जो है एक जो है वो ख्वाब दिखाते चले जाएं। कभी वो ख्वाब जो है वो अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से खतूत का होता है, फिर वो कांग्रेसमैन की जानिब से करारदाद का होता है, उसके बाद जो है वो बाइडन की जानिब से उनको हवा आने लगती है ठंडी, उसके बाद वो 31 दिसंबर 2024 को असद कैसर साहब के मुताबिक उनकी हुकूमत आ जानी थी, फिर वो नहीं आती। फिर उसके बाद ट्रंप का हलफनामा होता है, उस पर उनको उम्मीद थी, और फिर अब
वो दम तोड़ के फिर वो आपको मालूम है इस दौरान में मुज़ाकरात हुए, वो भी कामयाब नहीं हुए। उसके बाद जो है बल्कि वो खुद उसके अंदर से बाहर निकल आए। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक बात तो वाज़ेह है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है बुरी तरीके से हर महाज़ के ऊपर इस टाइम पे उनको मुँह की खानी पड़ रही है। दूसरी जानिब जो बड़ा अहम नुक्ता है वो मौलाना फजल रहमान और अलायंस का है। देखिए बात ये है कि मौलाना फजल रहमान के अलायंस को ज़रा साइड पे कीजिए। इससे पहले आपको याद है कि पिछली छोटी ईद के बाद उन्होंने बड़ा महमूद खान अचकज़ई साहब को सामने किया था और कहा था कि जनाब उनकी सरबराही में एक बड़ा अज़ीम शान जो है वो काम होगा। लेकिन फिर वो कहाँ गया? वो सारा सिलसिला जो है वो किस जगह पहुंचा? तो वो तो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। छोटी ईद के बाद फिर बड़ी ईद आई और बड़ी ईद के बाद फिर दोबारा छोटी ईद की आमद है और अब एक दफा फिर वो कह रहे हैं कि जी छोटी ईद के बाद हम जो है वो एक सिलसिला चलाएंगे। तो पहले तो उनसे ये पूछना चाहिए। फिर खतूत का सिलसिला शुरू हुआ। मकसद ये है कि चीफ को खत आपने लिखा है, आर्मी पहली बात यह है कि आर्मी ने उसको क्या रद्द अमल दिया वो आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहला और दूसरा खत का जो है मकसद क्या था लिखना, जो उसका हासिल क्या हुआ। तो फिर तीसरा चले चीफ जस्टिस को समझ आता है, आपने अदलिया को खत लिखा, अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात है आप हुकूमत को लिखते, आप अगर हुकूमत को नहीं लिखना चाहते तो स्पीकर कौमी असेंबली को आप मुसलसल लिखते। बातचीत का जो चैनल है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ओपन करना चाहते हैं जिसमें फिल वक्त कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। अब्दुल्ला गुल साहब मुझे वो नहीं वो हो नहीं किसी पाएगा। सूरत में। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। मुझे बताया जा रहा है टाइम बड़ा कम है। अब्दुल्ला गुल साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई हैव टू टेक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स चल रहा है, शर्जील इनाम मेमन साहब ने क्या कहा, जरा वो शॉर्ट आपको सुनवा देते हैं। हुकूमत सिंध ने 7 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को दिए। सिंध हुकूमत ने कि ये आप पैसे लें, इस रोड को जल्दी बनाएं। उसके बावजूद आज दिन तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नाअहली वफाकी हुकूमत की है। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जब शोला अंगेज बयान देती हैं और खासतौर पर जब चीफ मिनिस्टर पर या बाकियों पर तनकीद करती हैं, तो ये भी सोच लें कि जवाब ही आएगा। और हम मरियम नवाज साहिबा किस तरह अपनी गवर्नमेंट की गवर्नेंस की परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं, जवाब दे रही हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। ना सिर्फ महंगाई 38% से 4% पे आ गई है, रोटी की कीमत कम हो गई है, सब्जियों की कीमत कम हो गई है, मुल्क में तरक्की आ रही है। पंजाब में अकेले अगर मैं बात करूं तो 700 सड़कें हम बना रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। और कोई ये कभी कहता था सड़कें बनाने से कौन सी कौम तरक्की करती है? सड़कें जाहिलियत की हद है। अगर सड़क बनाने से कौम तरक्की नहीं करती तो किस चीज़ से करती? मरियम नवाज साहिबा 700 सड़कें बना रही हैं पंजाब में, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की तवज्जो मबजूल कराएंगे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, जहां वो 700 सड़कें बना रही हैं और कहीं लाहौर के अंदर जो फर्स्ट बाइकर लेन बनाने का क्रेडिट लेते हैं, वही एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। वो क्या है, इस ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं और यकीनी तौर पर सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल्स के लिए ग्रीन लेन भी बनाई जा रही है जहां साइकिलिस्ट चल सके, मोटर बाइक्स पे सवार लोग इससे इस्तेफादा कर सके। लेकिन सड़कों पर मैन होल, इनके मुंह इंसानी जानें निगलने के लिए खुले हुए हैं, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। अब पतों की पंजाब का शहर है, पंजाब का हिस्सा है, लेकिन यहाँ जगह जगह मैन होल्स मौत बांट रहे हैं। जैसा कि पतों की चूनिया रोड पर 2 अफराद खुले मैन होल में गिरकर जान की बाजी हार गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक खातून को बचाने के लिए 2 राहगीर नौजवान भी गटर में कूद गए। मैन होल में उतरने वाले नौजवान भी फंसे, जिनको मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बाहर निकाला। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर खातून और 2 नौजवानों को पेचीदा हालत में क्रिटिकल कंडीशन के अंदर तहसील हेडक्वार्टर THQ में पतों की मुंतकिल किया, जहाँ खातून और एक नौजवान दम तोड़ गए, जबकि एक नौजवान को लाहौर रेफर कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाबाहक होने वालों की शनाख्त 7 साला इनायत बीबी और 25 साला काशिफ के नाम से हुई है। अब इस वाक़े पर DC कसूर को ट्रांसफ़र किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन रिटायर्ड औरंगज़ेब को गफलत और लापरवाही का जिम्मेदार ठहराते हुए OSD बनाकर ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी है। लेकिन इस वाक़े की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत भी है। सिर्फ सड़कों के जाल बिछाना पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सड़कों पर मौजूद मैन होल्स को बंद करना भी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें अब तक बज़ाहिर वो नाकाम नज़र आ रही है। लगता है ये कि एम्फेसिस या फोकस किसी खास पर्टिकुलर पर है और बाकी सबसे जो लाइमलाइट में नहीं उसे सरफ़ नज़र कर दिया जाता है। ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है एंड आई एम श्योर कि जिस तरह DC को के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है, ये कोई ऐसा क्विक फिक्स लिया जाएगा जिससे जो दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में खुले मैन होल्स हैं जो मौत बांट रहे हैं, उनका कुछ सद्देबाब हो सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।
हुसूल रोजगार के लिए पाकिस्तानियों के यूरोप जाने का सिलसिला बज़ाहिर 70 की दहाई में शुरू हुआ और 80 की दहाई में अपने उरूज को पहुंचा। इस दौरान गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरावाला समेत वस्ती पंजाब के अजला से बड़ी तादाद में लोग कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से यूरोप पहुंचे और इन अफराद ने अपने मकामी इलाकों में आलीशान मकानात तामीर किए, जिनमें से अक्सर मकान साल भर खाली रहते हैं। अब जहाँ मकामी अफराद में दूसरों की कामयाब ज़िंदगी को देखते हुए ख़तराल मोल लेने की ख्वाहिश पैदा हुई है, कई ऐसे नेटवर्क और एजेंट्स भी मुनज़्ज़म हुए हैं जो लोगों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप ले जाने का ज़रिया फराहम करते थे। कई अफराद के लिए ये आखिरी सफ़र यानी सफ़र आखिरत साबित हुआ, लेकिन यूरोप जाने के जुनून के सबब इन एजेंट्स के पास कभी यूरोप जाने की ख्वाहिशमंदों की कमी नहीं हुई। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के एक मोहताद अंदाजे के हर साल तकरीबन 15,000 अफराद गैर कानूनी रास्तों से मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। पहले इस सफ़र में कामयाबी से मंजिल पर पहुंचने की शरह 50% थी, लेकिन अब ये शरह कम होकर महज 20% पे आ गई है। लेकिन मंजिल पर पहुंचने के इम्कानात कम होने के बावजूद इस रिस्क भरे सफ़र पर चलने वालों की तादाद में कमी नहीं हुई और इसी वजह से डंकी माफिया भी सरगर्म है, जो लोगों को सब्ज़ बाग इन्हें मौत की वादी में छोड़ आता है। लेकिन FIA अब इनके खिलाफ खासा मुतहर्रिक है। जैसे कि FIA इमिग्रेशन सर्कल ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाइयाँ करते हुए शहरियों को समंदर के रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलव्वस मुनज़्ज़म गैंग को बेनकाब कर दिया है। तर्जुमान FIA का कहना है कि मौरितानिया से कराची पहुँचने वाले 5 मुसाफिरों से पूछताछ जारी है। मुसाफिरों का ताल्लुक हाफिजाबाद, गुजरावाला और स्वात से है। FIA तर्जुमान ने बताया कि एजेंट्स ने यूरोप के लिए मुसाफिरों से 25 और 35 लाख रुपए में मामला तय किए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर दुबई, सऊदी अरब और कतर के रास्ते मौरितानिया पहुंचे और मौरितानिया पहुंचने पर एजेंट्स ने मुसाफिरों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने की कोशिश की। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिरों ने समंदर के रास्ते गैर कानूनी सफ़र करने से इनकार किया और वापस आ गए। मुसाफिरों को एजेंट्स की निशानदेही के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नज़र नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस ASF का साबिक एहलकार गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त गुलफाम के नाम से हुई है। मुलजिम ASF में बतौर कारपोरल तैनात रहा। गिरफ्तार मुलजिम सादा लॉ शहरियों से वीज़ा फ्रॉड करने में मुलव्वस पाया गया और मुलजिमान ने 2 शहरियों को बोझनिया मुलाजमत का झांसा देकर फीकस 40 लाख रुपए बटोरे। मुलजिम ने शहरियों को पहले विजिट वीज़े पर शारजा भिजवाया। अब इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जो FIA है वो खासी मुतहर्रिक है, लेकिन ताली दोनों हाथों से ही बचती है। जहाँ डंकी माफिया शहरियों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करता है, तो वहीं डंकी लगाने वाले भी इसके बराबर के ज़िम्मेदार हैं। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ ये माफिया पनप रहा है, पंजे गाड़ रहा है, फल फूल रहा है, तो इनसे चौकन्ना भी रहा जाए, अपनी आंखों और कानों को खुला रखा जाए, खबरदार रहा जाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।